हेलो एस्पायरेंट्स एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए एजुकेशन पॉइंट आज फिर लेकर आया है एक इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में आपसे विज्ञान विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आने वाले एसएससी के एग्जाम और यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न लगातार पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में देखे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सकें और इन वीडियोस का फायदा उठा सकें, इन वीडियोस का लाभ ले सकें। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्न में कौन सी राशि सदिश है। ठीक है, हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी राशि सदिश राशि है। हमारे पास ऑप्शंस हैं विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 2 दाब, ऑप्शन 3 कार्य या चौथा ऑप्शन है वेग। हमें बताना है सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। हम हमारे ऑप्शन में बात करें अगर विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि विद्युत धारा में केवल क्वांटिटी बताई जाती है, परिमाण बताया जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। दाब और कार्य भी हमारी अदिश राशियां होती हैं क्योंकि ना दाब में दिशा बताई जाती है ना ही कार्य में दिशा बताई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 वेग की, तो वो इसका सही उत्तर होगा। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, याद रखना, एक होती है चाल और एक होता है वेग। तो जो चाल है वो अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। ठीक है, चाल में केवल क्वांटिटी बताई जाती है, वेग में क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, स्टेरेडियन किसका मात्रक है। ठीक है, हमें बताना है स्टेरेडियन किसका मात्रक है। स्टेरेडियन को संक्षेप में एसआर से, इसका जो प्रतीक है इससे इसे डिनोट किया जाता है। ऑप्शन है समतल कोण, ऑप्शन नंबर 2 घन कोण, या 3 कोणीय वेग, या 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 समतल कोण की, ठीक है, तो समतल कोण हमारा एक 2D, ठीक है, द्विविमा में बनने वाला कोण है और इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का जो एसआई मात्रक है वह होता है रेडियन और इसे नॉर्मल हम क्या करते हैं डिग्री में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डिग्री में भी डिनोट कर देते हैं। ओके, हम अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 घन कोण, जो कि हमारे प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, घन कोण। ठीक है, घन कोण हमारा क्या होता है 3D से संबंधित है और स्टेरेडियन इसी घन कोण का मात्रक होता है जिसका प्रतीक होता है एसआर। ठीक है, तो स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। भाई ऑप्शन नंबर 3 अगर कोणीय वेग की बात करें जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका जो सूत्र होता है थीटा डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, यानी कि कोणीय विस्थापन बटे समय इसका सूत्र होता है, तो इसका मात्रक आएगा रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारे जो प्रश्न था स्टेरेडियन किसका मात्रक है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 घन कोण। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, गाजर में पाए जाने वाले वर्णी लवक का नाम बताइए। ठीक है, हमें बताना है गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। तो सभी जानते हैं गाजर का रंग लगभग लाल होता है, तो हमें बताना है कि किस वर्ण की वजह से गाजर का रंग लाल होता है या कौन सा वर्ण गाजर में पाया जाता है। ठीक है, कुल 3 प्रकार के वर्णक हैं। एक हमारे पास आता है अवर्णी, ठीक है, एक हमारे पास क्या आता है अवर्णी आता है, एक हमारे पास वर्णी आता है और एक आता है हरित। ठीक है, 3 प्रकार के लवक होते हैं, एक अवर्णी लवक होता है, एक वर्णी लवक होता है और एक होता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक सभी जानते हैं किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, जो कि जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। अगर हम बात करें गाजर की जिसकी वजह से उसका लाल कलर होता है, तो वह किस वजह से होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन लवक की वजह से, कैरोटीन जो वर्णी लवक है इसकी वजह से गाजर का कलर लाल होता है। भाई अगर हम अपने अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो एंथोसाइनिन ये प्याज के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नोट कर लें इसे, एंथोसाइनिन प्याज के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। बिटानिन चुकंदर, ठीक है, एक सैलेड के तौर पे इसका यूज किया जाता है चुकंदर का। ठीक है, ये हमारा बिटानिन इस चुकंदर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। वहीं लाइकोपेन की अगर बात करें तो जो लाइकोपेन है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, लाइकोपेन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न, फिलासफिक जूलॉजिक किससे संबंधित है। हमें बताना है फिलासफिक जूलॉजिक जो कि एक पुस्तक है और जीव विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है, ये हमें बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 लैमार्कवाद, 2 डार्विनवाद, 3 उत्परिवर्तनवाद या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है ये पुस्तक किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसे। ठीक है, जो फिलासफिक जूलॉजिक है, जूलॉजिक जो पुस्तक है ये लैमार्कवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लैमार्कवाद से संबंधित है और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं लैमार्क हैं। ठीक है, कौन है लैमार्क, जो कि एक जैव विज्ञानी थे। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने लैमार्कवाद सिद्धांत है जो इनका वो इन्होंने दिया है। ठीक है, तो जो हमारे प्रश्न का उत्तर है, फोर्थ प्रश्न का जो उत्तर है फिलोसफिक जूलॉजिक, ये पुस्तक लैमार्कवाद से संबंधित है और इसके रचयिता लैमार्क हैं। ठीक है, लैमार्क इसके रचयिता हैं।
हाँ, हम अगर आगे बात करते हैं लेमार्क के रचयिता लेमार्क हैं भाई। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं डार्विनवाद की, ठीक है, तो डार्विनवाद के रचयिता जो डार्विनवाद सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया है, ठीक है। वैज्ञानिक डार्विन है, जीव विज्ञानी है, इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया है। और इनकी जो पुस्तक है डार्विन की, उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ध्यान रखिए, जो डार्विन की पुस्तक है वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नोट कर लीजिए। डार्विनवाद सिद्धांत डार्विन का दिया हुआ है और इनकी जो पुस्तक है डार्विन की वह ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओके, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक है भाई। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 उत्परिवर्तनवाद की, तो जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया है? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूज डी व्रीज ने दिया है, ठीक है। ह्यूज डी व्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया है। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? हमें बताना है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लेमार्क को, या 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 ल्यूवेनहॉक, या ऑप्शन नंबर 4 बिरचाऊ, ठीक है। हमें बताना है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लेमार्क की, तो लेमार्क ने लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया है जो कि जैव विकास से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका सेल को देखा था, ठीक है। कोशिका जिसे सेल भी कहते हैं उसे देखा था, ठीक है। वह एंटोवान ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने देखा था। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ल्यूवेनहॉक के बारे में ये है, इन्होंने जीवाणु की खोज की है, ठीक है। जो जीवाणु है उसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। भाई अगर हम बात करते हैं बिरचाऊ की, तो बिरचाऊ ने कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा था, ठीक है। कोशिका विभाजन सबसे पहले बिरचाऊ ने देखा था। तो हम अपने प्रश्न की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन था आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। हमें बताना है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल। नोट कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे, ठीक है, वो किस पौधे पर किए थे? तो उसका सही उत्तर है मटर के पौधे पर, ठीक है। मटर के पौधे पर इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। भाई हम अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी भाई बहन दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे साथ अन्य लोग भी जुड़ें। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें। एजुकेशन पॉइंट इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनकी संपूर्ण व्याख्यान के साथ डेली एक वीडियो अपलोड करता है इस चैनल पर, जो कि किसी एक पार्टिकुलर विषय से संबंधित होती है। अगर हम विज्ञान के क्वेश्चन डालते हैं तो विज्ञान के ही प्रश्न उसमें होते हैं। अगर हम जनरल स्टडी के प्रश्न लाते हैं तो उसमें जनरल स्टडी के ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। और वे प्रश्न जो भी हम अपनी वीडियोस में पूछते हैं या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हम हमारी वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन पॉइंट आपकी तैयारी में आपके साथ लगातार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है रिंग रोग किससे संबंधित है, ठीक है। हमें बताना है रिंग रोग किससे संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है धान, आलू, गेहूं या नींबू से। तो हमें बताना है रिंग रोग किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है रिंग रोग आलू से संबंधित है, ठीक है। अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू में रिंग रोग होता है। वहीं अगर हम बात करें रिंग रोग के अन्य नाम की, तो रिंग रोग को यहां पर नोट करिए, लिखा हुआ है मैंने। रिंग रोग को आलू का विल्ट डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। विल्ट डिसीज या हिंदी में बोले तो शिथिल रोग, ठीक है। आलू का शिथिल रोग और इंग्लिश में विल्ट डिसीज, रिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें तो इसमें इस रोग का जो कारक है वह स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम है, ठीक है। जो रिंग रोग का कारक है वह है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, ठीक है। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम इस रोग का कारक है। और इस रोग में आलू का जो पौधा होता है उसका संवहन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। आलू के पौधे का संवहन तंत्र रिंग रोग में प्रभावित होता है, ओके। एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलू के पौधे में एक ब्लैक हट नामक रोग भी होता है, ठीक है। आलू के पौधे में जो एक अन्य रोग होता है उसका नाम है ब्लैक हट, ठीक है। हम हमारी इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, एक मिनट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। हमें बताना है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन नंबर 2 आमाशय, ऑप्शन नंबर 3 अग्न्याशय या ऑप्शन नंबर 4 एड्रेनल, ठीक है। तो हमें बताना है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, ठीक है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम है यकृत, ठीक है। उसका नाम क्या है? यकृत है। तो यकृत तो हमारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, ठीक है। यकृत ऑप्शन नंबर 1 तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि
वह मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 अग्न्याशय, तो वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है, क्योंकि अग्न्याशय ही मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्न्याशय, यकृत के बाद अग्न्याशय ही मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर हम बात करें अग्न्याशय से, तो अग्न्याशय में लैंगरहैंस नामक द्वीपिकाओं से इंसुलिन नामक एक प्रमुख हार्मोन उत्सर्जित होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें। जो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की बीटा द्वीपिकाएं होती हैं, वहां से क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक प्रमुख हार्मोन उत्सर्जित होता है, जो कि मधुमेह रोग से शरीर की रक्षा करता है। यूं कह सकते हो कि वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ओके, अगर हम बात करें अग्न्याशय ग्रंथि की, तो अग्न्याशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी हमारा क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि है। साथ ही अग्न्याशय ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों उत्सर्जित करती है। चूंकि ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, अतः अग्न्याशय हार्मोन भी उत्सर्जित करती है और एंजाइम्स भी क्या करती है, उत्सर्जित करती है। इसके द्वारा जो उत्सर्जित प्रमुख हार्मोन था वह इंसुलिन है। और अगर हम बात करते हैं इसके द्वारा उत्सर्जित प्रमुख एंजाइम्स की, तो इसके जो प्रमुख एंजाइम्स हैं वह ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम, इन 4 एंजाइमों का उत्सर्जन अग्न्याशय से होता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाने व सेंटीग्रेड पैमाने पर मापन समान होता है। ठीक है, हमें उस टेम्परेचर को बताना है जिस पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेंटीग्रेड पैमाने का मापन समान होगा। हमारे पास ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 273 डिग्री, या सॉरी सेल्सियस नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री, 2 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 273 डिग्री और चौथा है -40 डिग्री। तो हमें बताना है कि किस टेम्परेचर पर क्या होगा, दोनों पैमानों पर मापन समान होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर भी और फ़ारेनहाइट पर भी। तो इसका सही उत्तर है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 -40 डिग्री। ठीक है, तो जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेट इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, कई बार ये संबंध पूछा गया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने में और सेल्सियस में हमें कई बार संबंध पूछा जाता है, तो आप तो उसका जो संबंध होता है डेट इज F = 9/5 × C + 32। ठीक है, ये रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान में। अगर हम बात करते हैं ताप की, ठीक है, तो ताप को टोटल 3 स्केलों पर नापा जाता है। एक आती है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक आता है डिग्री सेल्सियस और एक आता है केल्विन। ठीक है, इन 3 राशियों में ताप का मापन किया जाता है और ये तीनों आपस में क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के संबंध की बात करें तो वह है F = 9/5 C + 32 और केल्विन और सेल्सियस का संबंध तो सभी जानते हैं, केल्विन = 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, 273.5 डिग्री सेल्सियस, जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होगा हम यहाँ पर रखेंगे, हमारा केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं बर्फ का, जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन स्केल पर वही मान हमारा कितना हो जाएगा, 373.5 डिग्री सेल्सियस मान हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, कहाँ है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक है। हमें बताना है विद्युत धारिता का मात्रक। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता का जो सूत्र है या जो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से जो इसका फॉर्मूला आता है Q/V। ठीक है, वोल्टेज आवेश, किसी भी चालक के आवेश और उसके वोल्टेज या विभवांतर में परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसे ही उस चालक की धारिता कहते हैं, उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, और जो इसका मात्रक इस सूत्र के हिसाब से आएगा वह होता है कूलाम/वोल्ट। ठीक है, कूलाम/वोल्ट, वो हमारा मात्रक होना चाहिए विद्युत धारिता का। और इसी मात्रक को, ठीक है, इसी कूलाम/वोल्ट मात्रक को एसआई पद्धति में एक अन्य नाम से जाना जाता है और वह है फैराडे। ठीक है, फैराडे F इस नाम से जाना जाता है। अतः विद्युत धारिता का जो मात्रक होगा ऑप्शन नंबर 3 फैराडे होगा। ठीक है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की हमें बताना है तरंग प्रकृति की खोज किसने की। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्रश्न की, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज है वह किसने की थी, वह की थी डी ब्रॉगली ने। ठीक है, डी ब्रॉगली वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी और इन्होंने बोला था कि जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन के, इन्होंने पदार्थ के लिए वो डेफिनेशन दी थी कि कोई भी पदार्थ क्या है वो मतलब 2 तरह से व्यवहार करता है, एक तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो इसी बेस पर जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो उसकी
तरंग प्रकृति या जो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा डेट इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होगी, जहां पर एच उसका प्लॉन्क कांस्टेंट है और बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर भी उसे त्वरित किया जा रहा है, और एम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं कि वह कितनी तरंग दैर्ध्य की वेव उत्सर्जित कर रहा है एट अ मूवमेंट, जब वह क्या कर रहा है, जब वह त्वरित है। ओके, इसके अलावा जो ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी है, ये पदार्थों की द्वैत संकल्पना का प्रतिरूप है, उसी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसी का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस की। ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया था चैडविक यहां पर। तो चैडविक को सभी जानते हैं, क्या इसलिए जाना जाता है, जो चैडविक है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। भाई अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी गलती होगी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, नाविक की खोज। ठीक है, जो नाविक की खोज है वह रदरफोर्ड ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 एंडरसन की, जिनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। जो एंडरसन थे इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। जो एंडरसन थे इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। इस पॉजिट्रॉन को प्लस इलेक्ट्रॉन या बीटा प्लस के द्वारा भी दर्शाया जाता है। एक्चुअल में पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट बोले तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वह -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। भाई अगर हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन के चार्ज की, तो इसका होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन का क्या होता है, आवेश होता है। और किसी भी मतलब क्रिया के फलस्वरूप अगर हमारा एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करता है, तो ये हमारा क्या करता है, गामा किरण बनाता है। इससे क्या बनता है, गामा रेडिएशन बनती है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, तब एक गामा किरण क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप प्रदर्शित करता है। हमें बताना है परम शून्य ताप प्रदर्शित करता है। पहला 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 0 केल्विन को, ऑप्शन नंबर 3 -273 केल्विन को, या ऑप्शन नंबर 4 +273 केल्विन को। हमें बताना है परम शून्य ताप क्या प्रदर्शित करता है। तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें परम शून्य ताप की, ठीक है, तो जो परम शून्य ताप है न्यूनतम संभव ताप है। ठीक है, परम शून्य ताप ये हमारा एक न्यूनतम संभव ताप है और इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। ओके, दूसरा जो पॉइंट है परम शून्य ताप, ओके, जो परम शून्य ताप है इस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, सभी पदार्थों का आयतन इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं शून्य हो जाता है, जम जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम आइडल सॉलिड बोलेंगे, उस स्टेट में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा परम शून्य ताप से नीचे का ताप पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ओके, अब हम बात करें अगर हमारे ऑप्शंस में, तो जो परम शून्य ताप है ये ऑप्शन नंबर 2 0 केल्विन को दर्शाता है। ठीक है, 0 केल्विन, ध्यान देना, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इस ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। हमें बताना है किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 बोरॉन, या ऑप्शन नंबर 4 कार्बन। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है आवर्त सारणी में। ओके, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे अधिक। हम तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लोरीन। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, sp3d2 संकरण की आकृति क्या होती है। ठीक है, हमें बताना है कोई तत्व है हमारा यौगिक sp3d2 संकरण उसमें पाया जाता है, तो उसकी आकृति क्या होगी। हमें उसकी आकृति बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है रेखीय, ऑप्शन नंबर 2 अष्टफलकीय, तीसरा त्रिकोणीय, या चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर sp3d2 संकरण पाया जाएगा तो उस यौगिक की जो आकृति होगी या जो भी हमें कंपाउंड मिलेगा उसकी जो आकृति होगी वह होगी ऑप्शन नंबर 2 अष्टफलकीय। ओके, अष्टफलकीय आकृति उसकी पाई जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पहली बार शायद कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। म्यूरिएटिक अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन हैं, पहला HNO3 नाइट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 3 एसिटिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें बताना है म्यूरिएटिक अम्ल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसे ही म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है।
ओके तो गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आपसे अगले आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम हमारी अगली वीडियो में लेकर आएंगे जो किसी नए विषय से संबंधित होंगे। तो जो भी भाई बहन एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या यूपीवीएल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को परखें। हम हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो संबंधित होती है। हमारी वीडियोस में केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो आपसे आने वाले अगले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने अन्य साथियों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में ताकि वह भी आकर इन वीडियोस का फायदा ले सकें। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 6 था जो ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, ये पार्ट 6 थी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस का। इससे पहले के जो 5 पार्ट थे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो उन वीडियोस को जरूर देखें, आपके लिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न उन वीडियोस में भी हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।